हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वन डे एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत की प्रमुख नदियां। तो यहाँ पर हम उत्तर भारत यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, मध्य भारत से निकलने वाली नदियाँ और यहाँ तक कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ यानी दक्षिण भारत से या प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कौन सी नदी बरसाती नदी कही जाती है, कौन सी नदी सदा नीरा नदी कही जाती है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। और किसका अपवाह क्षेत्र, किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, यह भी हम लोग पूरी चर्चा यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं भारत के प्रमुख नदियों के संबंध में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, फटाफट हम लोग डिस्कशन करेंगे और सभी लोग अपने नोट्स में, अपने कॉपी में जो है लिखना प्रारंभ कर दें। भारत की प्रमुख नदियां, अगर भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो पहले कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया भारत में 4000 से अधिक, 4000 प्लस नदियां बहती हैं जिसमें 23 बड़ी नदियां हैं, 23 बड़ी नदियां हैं, जबकि 200 नदियां मध्यम प्रवाह की हैं, ठीक है। तो अपने भारत में 4000 से अधिक नदियों का प्रवाह देखा जाता है, जिसमें से 23 बड़ी नदियां यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कलार, पेन्नार, ये तमाम नदियां हैं। 23 बड़ी नदियां हैं और अपने भारत में 200 लगभग जो नदियां हैं वह मध्यम प्रकार की हैं। बाकी और सभी छोटी मोटी नदियां हैं जो सहायक नदियों के रूप में काम करती हैं, ठीक है। तो भारत में अगर देखें नदियों के अपवाह क्षेत्र के रूप में, तो अपवाह के रूप में यानी इनके अपवाह के रूप में, तो अपवाह क्षेत्र क्या, पहले तो हम यह बात कर लें, उसके बाद फिर आ जाते हैं कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है, क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो दूसरा पॉइंट, सॉरी गाइस, दूसरा पॉइंट अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र होता क्या है, पहले आप एक हेडिंग बना लेंगे, अपवाह तंत्र यानी जिसे ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है, यानी ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है, अपवाह तंत्र क्या है? मुख्य नदी व सहायक नदी तथा उपनदियां। अब ये उपनदियां क्या होती हैं? तो उपनदियां सहायक नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो एक मुख्य नदी होती है, उसकी एक सहायक नदी होती है, और सहायक नदी की अगर कोई सहायक नदी है तो उसको उपनदी कहा जाता है। तथा उपनदियों के प्रवाह जाल को क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। अपवाह तंत्र कहा जाता है। अपवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे मान लो गंगा नदी है, तो गंगा नदी आप प्रवाह तंत्र जो है कुछ ऐसा आप देख पाते हैं। इसकी कई जो है क्या है, सहायक नदियां हैं। इसकी कई क्या है, सहायक नदियां हैं, है ना। इसकी कई क्या है, सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से अपवाह तंत्र होता है, कई सहायक नदियां होती हैं और उन सहायक नदियों की भी, जो सहायक नदियां हैं उनकी भी कुछ सहायक नदियां होती हैं। तो ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? उपनदी कहा जाता है। ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है?
उपनदी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अपवाह तंत्र। यह जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है इस पूरे क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल को कहा जाता है अपवाह क्षेत्र। क्या कहा जाता है? अपवाह क्षेत्र कहा जाता है कि यह एक इतने बड़े क्षेत्रफल में क्या है, पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अपवाह क्षेत्र कहते हैं। अगर अपवाह क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो भारत में 3 प्रकार की नदियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो अपवाह क्षेत्र के अनुसार, अपवाह क्षेत्र के आधार पर अपवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों का वर्गीकरण, नदियों का वर्गीकरण। तो अपवाह क्षेत्र के आधार पर अगर देखा जाए, इनके आधार पर नदियों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो 3 प्रकार की नदियां होती हैं। कितनी प्रकार की भाई साहब? 3 प्रकार की नदियां होती हैं। कौन कौन 3 प्रकार की नदियां होती हैं? तो पहला उच्च अपवाह क्षेत्र, उच्च अपवाह क्षेत्र वाली नदियां, क्षेत्र वाली नदियां। दूसरा मध्यम अपवाह क्षेत्र वाली, मध्यम अपवाह मध्यम अपवाह क्षेत्र वाली नदियां, और तीसरा निम्न अपवाह वाली, निम्न अपवाह क्षेत्र वाली नदियां, क्षेत्र वाली नदियां। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की नदियां आपको देखने को मिलते हैं। किसके आधार पर? अपवाह क्षेत्र के आधार पर। अब इस अपवाह क्षेत्र के आधार पर अगर देखा जाए कि अपवाह क्षेत्र के आधार पर उच्च अपवाह क्षेत्र के आधार पर कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो भैया गंगा क्या आती है? गंगा अपवाह क्षेत्र, गंगा अपवाह क्षेत्र, यानी गंगा अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ी है भैया। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका है? गंगा का, गंगा का। तो फिलहाल सिंधु की बात नहीं करेंगे, चलिए सिंधु की भी बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि सिंधु भी नदी हमारे भारत में ही बहती है। तो सिंधु, सिंधु अपवाह क्षेत्र, सिंधु अपवाह क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र अपवाह क्षेत्र, महानदी अपवाह क्षेत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, नर्मदा, तापी। ठीक है, इन सब का अपवाह क्षेत्र क्या है? बड़ा है। अब उच्च अपवाह क्षेत्र वाली नदियां हम कैसे तय करेंगे कि यह उच्च अपवाह वाले क्षेत्र वाली नदियां हैं? तो उच्च अपवाह क्षेत्र नदियां वह होंगी जिनका क्षेत्रफल, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से क्या हो? अधिक हो। तो जिन नदियों का अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक होता है उसे हम उच्च अपवाह क्षेत्र कहते हैं। और निम्न अपवाह क्षेत्र का मतलब हो गया कि 2,000 से लेकर 20,000,
2000 से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर का अगर अपवाह क्षेत्र है तो वह मध्यम अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। जैसे पेरियार है ना, जैसे पेरियार का है, जैसे आपके वैगेई नदी का है, जैसे आपका पलार नदी का है, तो इनका अपवाह क्षेत्र क्या है, बहुत कम है ना। तो जैसे जैसे अभी मैं लिख दे रहा हूँ, निम्न अपवाह क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 2000 वर्ग किलोमीटर से कम, 2000 वर्ग किलोमीटर से कम का अपवाह क्षेत्र, तो वह क्या कहा जाएगा, निम्न अपवाह क्षेत्र कहा जाएगा। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा, जैसे पलार है ना, जैसे पलार का अपवाह क्षेत्र, पलार अपवाह क्षेत्र यानी पलार नदी का अपवाह क्षेत्र, जैसे वैगेई नदी का अपवाह क्षेत्र, वैगेई नदी का अपवाह क्षेत्र, जैसे पेरियार का अपवाह क्षेत्र, जैसे ठीक है, जैसे मांडवी नदी का अपवाह क्षेत्र। ठीक है, तो ये तमाम अपवाह क्षेत्र ऐसे हैं जिनका अपवाह क्षेत्र 2002 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। बाकी निम्न अपवाह क्षेत्र में बहुत सी छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है, अनगिनत नदियां हैं, अनगिनत मतलब कि बहुत ज़्यादा नदियां हैं निम्न अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत, और इनका क्षेत्रफल 2000 वर्ग किलोमीटर से क्या होता है, कम का अपवाह क्षेत्र होता है। ठीक है, भारत की सबसे उच्च अपवाह क्षेत्र वाली नदियां या सबसे बड़ी जो अपवाह क्षेत्र की नदी है वह कौन सी है, गंगा का अपवाह क्षेत्र। तो यहां पर मेंशन कर लेंगे एक पॉइंट में, नोट में, पहला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र गंगा अपवाह क्षेत्र है। किसका है भैया, गंगा अपवाह क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये अगर दक्षिण भारत का कह दिया जाए, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र, तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र किसका है दक्षिण भारत का, तो कृष्णा नदी का, कृष्णा अपवाह क्षेत्र। ठीक है, ये गोदावरी से भी ज़्यादा है ना, गोदावरी नदी की लंबाई भले ज़्यादा है लेकिन अपवाह क्षेत्र के मामले में सबसे ज़्यादा किसका है, कृष्णा। तो कृष्णा अपवाह क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वहीं अगर पूर्वोत्तर भारत का कहा जाए, पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर भारत में एक ही प्रमुख नदी है, आप सभी को पता है, ब्रह्मपुत्र। तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र वह है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का अपवाह क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह क्षेत्र। ठीक है, तो ये तीन बातें आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अगर मध्य भारत का अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई। अब हमारे भारत में कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो हमेशा बहती हैं, यानी प्रवाह के आधार पर। किसके आधार पर, प्रवाह के आधार पर, प्रवाह काल के आधार पर, प्रवाह काल के आधार पर हमारे भारत में नदियां भी दो प्रकार की बहती हैं भैया, दो प्रकार की नदियों का प्रवाह होता है। एक तो हमेशा बहती रहती हैं
और एक जब मानसून आता है तब बहती है, मतलब सूख जाती है ना। तो दो अपवाह क्षेत्र ये भी देखने को मिल जाता है। यानी पहला तो प्रवाह काल में एक तो सदा नीरा नदी, सदा नीरा, सदा नीरा नदियाँ। तो सदा नीरा नदियाँ का मतलब क्या हो गया? तो ऐसी नदियाँ जो वर्ष भर, जो वर्ष भर बहती रहती हैं, जो वर्ष भर बहती रहती हैं, यानी उनमें पानी का प्रवाह हमेशा बना रहता है, वर्ष भर बहती रहती हैं। तो ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है भैया? सदा नीरा नदियाँ। जैसे सिंधु नदी, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, यमुना नदी। यमुना तो सहायक नदी हो जाएगी, तो इसको हम अलग से नहीं लेंगे, सहायक नदियों को नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी अब सहायक नदियों में अगर कहना चाहते हो तो ले सकते हो, जैसे घाघरा है, गोमती कह रहा हूँ, शारदा है, कोसी है, गंडक है, राप्ती है, तमाम नदियां हैं जो, और ये ज़्यादातर नदियां कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। तो हिमालय से निकलने वाली ज़्यादातर नदियां क्या हैं? ये हिमालय से निकलती हैं। इनका जो मुख्य स्रोत है वह हिमालय है, और हिमालय पे क्या होता है? ग्लेशियर होता है, और ग्लेशियरों से हमेशा पानी रिसता रहता है, वही पानी का बहाव हमेशा बना रहता है, ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरी नदी की अगर हम बात करें तो दूसरी नदी हो जाएगी भैया आपकी बरसाती नदी। कौन सी नदी? बरसाती नदी। तो बरसाती नदी या इन्हीं को मानसूनी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी नदियाँ। मानसूनी नदियाँ ये कैसी नदियाँ होती हैं? मानसूनी नदियाँ होती हैं भैया। अब ये जो मानसूनी नदियाँ हैं तो इनमें वर्ष भर नहीं, यानी ये क्या होते हैं? जो मानसून के समय, मानसून के समय इनमें प्रवाह होता है, इनमें प्रवाह होता है, किंतु प्रवाह होता है किंतु ग्रीष्म काल के समय, यानी गर्मी वाले मौसम में, ग्रीष्म काल के समय यह सूख जाती, यह सूख जाती। तो ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं भैया? बरसाती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरसाती नदियाँ। जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर तो है नहीं दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में तो जो है ग्लेशियर तो है नहीं कि हिमनद है कि हमेशा पानी बहता रहे, तो इसलिए क्या होते हैं? गर्मियों के समय में ये सूख जाती हैं, कहीं कहीं पानी रह जाता है, कहीं कहीं क्या होती हैं? सूख हो जाती हैं। तो प्रवाह काल के आधार पर भी नदियाँ क्या होती हैं? दो प्रकार की देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की अभी नदियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट लिखते चलिए सभी लोग। अब प्रवाह के आधार पर, प्रवाह दिशा के आधार पर, प्रवाह दिशा के आधार पर भी नदियां दो प्रकार की होती हैं। तो प्रवाह दिशा के आधार पर भी अगर देखा जाए तो हमारे भारत में दो प्रकार की नदियां देखने को मिलती हैं, ठीक है।
तो प्रवाह दिशा के आधार पर पहला कि जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, जिनका अपवाह क्षेत्र कहाँ पे गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ, गिरने वाली नदियाँ। और दूसरा, दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन है भाई? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का अपवाह क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो अपवाह क्षेत्र गिरता है, कहाँ पे गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी है, ठीक है। वैतरणी नदी है, उड़ीसा में यह भी बहती है, वैतरणी नदी है। ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है। गोदावरी है, गोदावरी है। कृष्णा है, पेन्नार है, पलार है, कावेरी है, वैगेई नदी है। यह सभी नदियां कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। वहीं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के संबंध में कहा जाए, जिनका अपवाह क्षेत्र कहाँ पे गिरता हो? अरब सागर में गिरता हो, ठीक है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के क्रम में अगर बात की जाए तो भैया नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, तापी या ताप्ती नदी, इन्हीं को तापी या ताप्ती कहते हैं, ताप्ती नदी। साबरमती नदी, साबरमती नदी। माही नदी, माही नदी, ठीक है। कुछ तटीय नदियां हैं जैसे शरावती नदी, शरावती नदी, वराही नदी, मांडवी नदी, पेरियार नदी, तो ये नदियां कहाँ पे गिरती हैं भैया? अरब सागर में। तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ये हो गई, और ये हो गई अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अच्छा, कुछ और भी प्रकार आप देख लो पहले, फिर उसके बाद हम आगे आएंगे। तो पहले कुछ और हम देख लेते हैं यहाँ पे। नदियों के, नदियों के मुहाने के अपवाह, अपवाह क्षेत्र के आधार पर, अपवाह क्षेत्र के आधार पर भी इनको दो भागों में बांटा गया है। अब इनको किस तरह से दो भागों में बांटा गया है भाई? पहला, डेल्टा बनाने वाली नदियां, डेल्टा बनाने वाली नदियां, यानी नदियों का जो मुहाना है वह कैसा है? डेल्टा है, यानी डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा बनाने वाली नदियां, बनाने वाली नदियां, ठीक।
तो डेल्टा बनाने वाली नदियों के क्रम में कहा जाए तो कौन है भैया? एक तो आपका गंगा और गंगा ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाते हैं बीच में और फिर डेल्टा बनाते हुए गिर जाते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। दूसरा, महानदी का डेल्टा। तीसरा, गोदावरी का डेल्टा। कृष्णा का डेल्टा। पेन्नार का डेल्टा। कावेरी का डेल्टा। वैगेई नदी का डेल्टा। ठीक है, तो ये कैसी नदियां हैं? ये डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ठीक है, वहीं अगर दूसरे क्रम में अगर हम बात करें, कुछ ऐसी भी नदियां हैं क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख, यानी उनका जो मुहाना है वह डायरेक्ट जाके नदी में मिल जाता है। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियां। ठीक है, जिसे एस्चुअरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एस्चुअरी बनाने वाली नदियां। तो एस्चुअरी बनाने वाली नदियां कौन से है? तो एस्चुअरी का मतलब होता है जब कोई नदी अपना सारा, यानी उसकी सहायक नदियां मुख्य नदी हो, सारा पानी जो है सीधे जा कर के समुद्र में डाल दे, सारा पानी जो है समुद्र में डाल दे, यानी कई शाखाओं में न बटे, सीधा जा कर के गिर जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एस्चुअरी, यानी ज्वार नद मुख कहेंगे। जैसे नर्मदा नदी, जैसे तापी नदी, तापी या ताप्ती नदी, जैसे माही नदी, जैसे पलार नदी एकमात्र नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। बाकी सब किधर गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरने वाली या एस्चुअरी बनाने वाली नदियां हैं। बात समझ में आ गई? अब थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी समझ लीजिए यहाँ पर एस्चुअरी और डेल्टा से संबंधित, क्योंकि ये अभी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहला, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदियाँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदियाँ, तो यह है भैया आपका गंगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पलार नदी, बड़ी नदियों में, ठीक है, बड़ी नदियों में बात की जा रही है। पलार नदी भारत का एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में एस्चुअरी बनाती है। बंगाल की खाड़ी में, बड़ी नदियों के रूप में, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, तो यह बंगाल की खाड़ी में एस्चुअरी बनाती है। अच्छा, कुछ नदियां ऐसे भी हैं अपने भारत में
जिनको आपको याद रखना है कि वह न तो अरब सागर में गिरती हैं और न ही बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी वह कहीं क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो ऐसी नदियों में आप ध्यान में रखेंगे, ऐसी नदियों में लूनी नदी, अभी बात करेंगे कहाँ से निकलते हैं वो आगे चल करके हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के संबंध में चर्चा करेंगे। तो लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी हो गया। इसके अलावा अनास नहीं हो गया, तो लूनी नदी, और एक आप ध्यान में रखें घग्घर नदी। ये दोनों कच्छ के रण में अदृश्य यानी गायब हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये भी काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चले, तो ये तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो हम लोगों ने देखा कि जो नदियों का प्रवाह दिशा है, या फिर प्रवाह काल के अनुसार, या फिर अपवाह क्षेत्र के अनुसार, या फिर जो उनके प्रवाह की जो डायरेक्शन उसके अनुसार हम लोगों ने अलग अलग देखा कौन सी नदी किस रूप में कही जाती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर नदियां। तो उत्पत्ति के आधार पर नदियों का अगर देखें तो उत्पत्ति के आधार पर नदियों में ये भी दो तरह की होती हैं, यह भी दो तरह की होती हैं भाई, यह भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? पहला, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, पहला हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, निकलने वाली नदियाँ। और कुछ ऐसी हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय कुछ जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, कुछ प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के क्रम में अगर कहा जाए तो हम लोग तीन प्रमुख नदियां पढ़ेंगे क्रम से। कौन तीन प्रमुख नदियां? भैया तीन प्रमुख नदी हम लोग पढ़ेंगे। एक सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे भैया? सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। एक दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे भाई ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। तो ये तीन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और बाकी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होंगी वह नेक्स्ट सेशन में होगा, क्योंकि एक ही सेशन में अगर हम करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग केवल पहले हिमालय से निकलने वाली नदियों के संबंध में चर्चा करेंगे। फिलहाल यह भी बता देते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के क्रम में अगर देखा जाए, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के क्रम में, तो इनको भी दो भागों में बांट देंगे। पहला, मध्य भारत से निकलने वाली नदियां, मध्य प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां,
और दूसरा हम लोग देखेंगे पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ, निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत वाले फैक्टर में। तो प्रायद्वीपीय भारत वाले फैक्टर में कौन कौन सी हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे इसमें, तो इनमें हम नदियाँ पढ़ेंगे मध्य प्रायद्वीपीय भारत से। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, नर्मदा नदी की। फिर हम लोग बात करेंगे ताप्ती नदी की, ताप्ती या तापी नदी की। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे माही नदी की, माही नदी की। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लूनी नदी की, लूनी नदी की। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे साबरमती नदी की, साबरमती नदी की। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे महानदी की, महानदी की। ठीक है, तो इन नदियों की हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में हम किसको डिस्कशन करेंगे, तो भैया गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी और वैगेयी प्रमुख नदियों में, वैगेयी। ठीक है, तो इन प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको पीडीएफ फॉर्म भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो आ जाते हैं भैया सिंधु नदी तंत्र, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों के क्रम में सबसे पहले हम डिस्कशन किसकी करने वाले हैं, सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी तंत्र में तो हम बात करेंगे, तो पहले तो हम बात करेंगे भैया हमारी जो सिंधु नदी है निकलती कहाँ से है। सिंधु जो नदी है यह निकलती कहाँ से है, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो भैया इसका उद्गम होता है यह तिब्बत के मानसरोवर, मानसरोवर। ठीक है, तो मानसरोवर झील, ठीक है, तो मानसरोवर झील के पास में स्थित है बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर या हिमनद, हिमनद से होती है। तो तिब्बत के पास में क्या है, मानसरोवर झील। ये लोकेशन आपको दिखाते हैं कहाँ पे है, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है इंडस नदी है और यहीं पर है मानसरोवर झील। तो ये है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है। और इसी मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से निकलती है भैया आपके इंडस रिवर यानी सिंधु और नदी। और इस सिंधु नदी को मैं रेड कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो यह जो नदी का प्रवाह है यह कुल 2880 यानी एनसीईआरटी के अनुसार 2880 किलोमीटर की लंबाई में यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान के रास्ते फिर यह डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में क्या होती है, गिर जाती है भैया। अरब सागर में क्या होती है, गिर जाती है यह नदी। ठीक है, तो यह जो है गिर जाती है अरब सागर में। तो यह कुल 2880 किलोमीटर की लंबाई में इसका अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, गिरती कहाँ पे, यानी इसका मुहाना कहाँ पे हो जाएगा, तो मुहाना हो जाएगा इसका अरब सागर। कहाँ हो जाएगा, अरब सागर इसका मुहाना हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है। अच्छा, कितने देशों से होकर गिर जाती है, तो 3 देशों से। 3 देश कौन भैया, तिब्बत यानी चीन, तिब्बत अर्थात चीन प्लस भारत
प्लस पाकिस्तान। ठीक है, कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर की लंबाई में यह प्रवाहित होती है। भारत में लंबाई की बात करें तो भारत में इसकी लंबाई लगभग, अगर पीओके को भी शामिल कर लिया जाए तो भारत में लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग यह 1000, कहीं कहीं 1140 आपको देखने को मिलता है, लेकिन 1140 है नहीं। ठीक है, 1040 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत में जो लंबाई देखने को मिलता है वह 1040 किलोमीटर की लंबाई में इसका अपवाह क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां देख लो। सहायक नदियां आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत आता है भाई, तो इसलिए ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलो, अब सहायक नदियों, तो ये इसका अपवाह क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब ये देखो, पहली इधर से, ये ऊपर से जो भी मिलेगी वो दाएं हाथ से, तो दाएं हाथ से मिलने वाली ये जो नदी है ये है श्योक नदी। कौन सी नदी है? श्योक, ये लिखा है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, श्योक है ये कौन सी नदी है? श्योक नदी। और ये इधर से एक नदी आती है जिसे हम बोलते हैं, यह अफगानिस्तान के रास्ते गिलगित नदी। कौन सी नदी? गिलगित नदी। और इधर से एक आती है काबुल नदी। कौन सी नदी? काबुल। ठीक है, और इसी की, काबुल की ही एक सहायक नदी है स्वात, तो स्वात भी याद रखेंगे। ठीक है ना, स्वात भी आप याद रखेंगे। इधर है आपकी कुर्रम नदी। कौन सी? कुर्रम तोची नदी, कुर्रम तोची नदी। और इधर है आपका गोमल नदी, कंधार नदी और झोब नदी। ठीक है, तो ये आपके मिलने वाली नदियां किधर से हो गई? या दाएं तरफ से। तो मैं लिख दे रहा हूं कौन कौन सी दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। तो सहायक जो नदियां किसकी भैया? सिंधु की। सिंधु की सहायक नदी। तो सिंधु की सहायक नदी में अगर हम बात करें तो भैया पहले दाएं तरफ से देख लें। दाएं तरफ से उधर से स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने आपको बताया कहां कहां से। तो श्योक नदी, श्योक की एक सहायक नदी है नुब्रा नदी। ठीक है, यानी उपनदी कही जाएगी। ठीक है, गिलगित, गिलगित, काबुल, स्वात, कुर्रम, तोची, गोमल, कंधार और झोब नदी। ये सब दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। किसकी भैया? तो ये सहायक नदियां हो गई सिंधु नदी की। अब आ जाते हैं इधर से, ये दायां हो गया। अब बाएं को मैं पीले से बना रहा हूं। तो ये है पहली नदी जो मिल रही है, जास्कर नदी। ये कौन सी नदी? जास्कर। ठीक है, अच्छा, यहीं से एक नदी निकलती है बेरीनाग के पास में, जिसे हम बोलते हैं झेलम नदी। कौन सी नदी है भैया? ये झेलम नदी है। आगे चल करके चिनाब में मिल जाती है, और चिनाब ये बड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती है। चंद्र और भागा इसकी दो सहायक नदियां, मतलब ये चंद्र और भागा के नाम से निकलती है, अब मिल जाती है तो फिर आगे चिनाब के नाम से जानी जाती है। फिर आगे किससे मिल गई? झेलम से मिल गई। अच्छा, रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। रावी भी कहाँ मिल गई? चिनाब में मिल गई। तो झेलम भी चिनाब में मिल गई, रावी भी चिनाब में मिल गई। कहाँ पे? पाकिस्तान में। और यह जो जगह है यह झांग है। क्या है? झांग। ठीक है, और ये है व्यास नदी, यह भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, और आगे चल करके सतलज। और सतलज जो नदी है यह सबसे लंबी सहायक नदी है। किसकी? तो यह लंबी सहायक नदी है आपकी। और यह व्यास नदी सतलज में ही मिल जाती है, और फिर सतलज आगे बढ़ती है, और यह आगे चल करके इसमें ये इधर से चिनाब आती है, और चिनाब आगे किस में मिल गई? सतलज में। फिर सतलज आगे बढ़ती है और मिठानकोट के पास में सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये है भैया नदी का अपवाह क्षेत्र, आप सभी लोग देख पा रहे हो। अब
यहाँ पे पहले हम दाएं तरफ से लिख दें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो इधर से सॉरी दाएं कह रहा हूँ, बाएं तरफ से, तो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में झेलम, जांस्कर, ठीक है, जांस्कर वैसे बोलते हैं, जांस्कर, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। जांस्कर को छोड़ दिया जाए, बाकी जो 5 नदी हैं इन्हीं को पंचनद कहा जाता है। किसका पंचनद कहा जाता है? सिंधु नदी का पंचनद कहा जाता है, ठीक है भाई। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। तो ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अच्छा, यहीं पे पंचनद नदियां मैं लिख दे रहा हूँ और इनका प्राचीन नाम भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंधु की पंचनद नदियां, सिंधु की पंचनद नदियां, तो सिंधु की पंचनद नदियां, देखो ये ऊपर पहले झेलम है, ऊपर क्या है? ये झेलम है, ठीक है, ये झेलम है, नहीं दिखाई दे रहा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये झेलम है, ठीक है। ये वाली जो नदी है ये चिनाब है, ये चिनाब है। ये वाली नदी रावी है, ये वाली जो है व्यास है, और ये नीचे वाली कौन सी है? सतलज है, नीचे वाली कौन सी है? सतलज। ये वाली जो नदी आ रही है सतलज नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी की पंचनद नदियाँ, कौन कौन से सिंधु नदी की पंचनद नदियाँ हैं भैया? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन 4 नदियों को क्या कहा जाता है भैया? इन 5 नदियों को क्या कहा जाता है? पंचनद नदियां। किसकी? सिंधु नदी की। अब ये जो झेलम नदी है इसका प्राचीन नाम भी याद रखना है, क्योंकि अक्सर जो है पूछा जाता है कि इनके प्राचीन नाम क्या है भैया। तो इनके जो प्राचीन नाम है झेलम का, तो झेलम का प्राचीन नाम क्या है भैया? वितस्ता। इसको अलग कलर से लिख देते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे आपको, ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। वितस्ता, इसका प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता, ठीक। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी, इसका प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। रावी का प्राचीन नाम क्या है? तो परुषणी। क्या नाम है? परुषणी, या इसी को इरावती कहते हैं, इरावती, परुषणी या इरावती। व्यास को क्या कहते हैं? विपाशा, क्या कहते हैं? विपाशा। और सतलज को क्या कहते हैं? सतुद्री, सतलज को क्या कहा जाता है? सतुद्री कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें आप सभी लोग समझ गए, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप जान लीजिए। अब ये जो नदियाँ थी, जो पंचनद नदियाँ, ये दोआब बनाती हैं। क्या बनाती हैं साथियों? दोआब क्षेत्र, ठीक है। तो सिंधु नदी के दोआब क्षेत्र, सिंधु नदी के दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र। तो सिंधु नदी के दोआब क्षेत्र की अगर हम बात करें साथियों, तो सिंधु नदी की जो दोआब क्षेत्र है, ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, तो सिंधु नदी के दोआब क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो सिंधु नदी के दोआब क्षेत्र में सबसे पहला, तो ऊपर से शुरू करेंगे यानी सिंधु से, ठीक है ना। तो सिंधु व झेलम, सिंधु के नीचे कौन सी नदी है सहायक? सिंधु की झेलम है। तो सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है, दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, तो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब है। अब सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब क्षेत्र है इसे कहा जाता है सिंधु सागर का दोआब। क्या कहा जाता है? सिंधु सागर का दोआब, सिंधु सागर का
दोआब। ठीक, दूसरा पॉइंट, झेलम व चिनाब। झेलम व चिनाब के बीच का जो दोआब है इसे कहा जाता है, चिनाब का च, झेलम का ज, यानी क्या बन जाएगा, चाज। अरे जाज लिख दिया मैंने, चाज। चाज का दोआब, किसका दोआब कहेंगे, चाज का दोआब कहेंगे। ठीक, अच्छा, चिनाब, चिनाब व रावी के बीच का दोआब क्या कहा जाएगा, रचना का दोआब कहा जाएगा। रावी व व्यास के बीच का दोआब क्या कहा जाएगा, बारी का दोआब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बारी का दोआब कहा जाएगा। व्यास और सतलज, व्यास और सतलज के बीच का दोआब क्या कहा जाएगा, विष्ट का दोआब कहा जाएगा। ठीक है ना, विष्ट का दोआब क्षेत्र। ठीक, अच्छा, अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि सिंधु नदी से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, पहला पॉइंट, सिंधु नदी, सिंधु नदी लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख व जास्कर, लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। श्रेणियों के बीच से होकर बहती है, से होकर बहती है। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, सिंधु नदी, सिंधु नदी विश्व का, विश्व का सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा गार्ज, गार्ज यानी महागड्ढा यानी महाखड्ड, महाखड्ड, तो विश्व का सबसे गहरा गार्ज महाखड्ड बनाती है, बनाती है। और यह लगभग कितना मीटर गहरा, 5200 मीटर गहरा, यानी 5 किलोमीटर गहराई के अंदर। तो 5 किलोमीटर गहरा विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाती है कौन सी, सिंधु नदी। कहाँ बनाती है, तो यह लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट कर, लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट कर पीओके के बूंजी नामक क्षेत्र में, यह है कहाँ, पीओके वाले क्षेत्र में है, बूंजी, बूंजी जगह का नाम है, बूंजी नामक स्थान पर, नामक स्थान पर। ठीक है, तो यह लद्दाख के बूंजी नामक स्थान पर विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाती है, जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी को काट करके बनाती है। अगला पॉइंट, सब सिंधु नदी की, यानी सिंधु, तो बात कर रहे हैं सिंधु नदी की। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखो, मैं सिंधु नदी लिख नहीं रहा हूँ। सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी, तो सबसे लंबी सहायक नदी अगर देखा जाए तो कौन है भैया, सतलज। कौन है, सतलज नदी। सतलज नदी क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी है, और यह लगभग जो है 1450 किलोमीटर लंबी नदी है। और यह भी 3 देशों, मतलब तिब्बत यानी चीन
भारत और पाकिस्तान में बहती है और अंत में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। अच्छा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी बताओ भैया। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। कौन सी नदी भैया? चेनाब। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन इसकी लंबाई इससे कम है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर ही देखने को मिलता है, सतलज नदी की अपेक्षा कम है। लेकिन बड़ी का मतलब कि यह सबसे ज़्यादा पानी उपलब्ध कराती है। सिंधु नदी को सबसे ज़्यादा इसमें पानी आता है, यानी आयतन के अनुसार अगर पूछा जाए, बड़ी का मतलब आयतन के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और फैक्ट यहाँ पर देख लेंगे। अगला, जो झेलम नदी है, झेलम नदी वुलर झील से होकर के गुजरती है। किस झील से भैया? वुलर झील, जो कि जम्मू का अपने भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है या ताजी पानी की झील है। तो झेलम नदी वुलर झील से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, गुजरती है। ठीक, तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, तो ये सबसे क्या हो गई? झेलम नदी वुलर झील से। अच्छा, 19 सितंबर 1960 में एक समझौता हुआ जिसे हम बोलते हैं सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता। और यह समझौता किसके सहयोग से कराया गया? तो यह समझौता किसके सहयोग से कराया गया? तो भैया यह समझौता विश्व बैंक के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से, तो विश्व बैंक के सहयोग से दो देशों में, मतलब भारत और पाकिस्तान में, क्योंकि यह नदी पाकिस्तान में भी बहती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें 3 नदियां शामिल थी। कौन कौन 3 नदियां? एक तो सिंधु नदी खुद ही हो गई, एक हो गई झेलम का जो पानी है, और एक हो गया तीसरा चेनाब का। तो इसमें यह तय किया गया कि भैया 20% पानी का उपयोग, 20% जो पानी का उपयोग होगा वह कौन करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। और 80% कौन प्रयोग करेगा, कौन उपयोग करेगा? तो यह पाकिस्तान करेगा। ठीक है, कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ठीक है, तो यह बात आप सभी को समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उनके उद्गम स्थल, क्योंकि कभी कभी वह भी आ जाता है, और साथ ही में उस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं यह भी हम लोग जो है चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से उस पर बांध बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अरे यहाँ पे आ जाते हैं। सिंधु की सहायक नदियों का उद्गम, ठीक है, तो अपने भारत से है ना, क्योंकि भारत वाला ही पूछा जाता है। उद्गम एवं बांध। ठीक है, तो एक चार्ट आप बना लेंगे। किस तरह का चार्ट बनाना है आपको? तो यहाँ पर नदी का नाम हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा? नदी का नाम हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा, मुहाना हो जाएगा, और ठीक है लंबाई हो जाएगा, इसकी लंबाई कितनी है, और किस पर जो है कौन सा बांध बना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हो गया नदी का नाम हो गया, यहाँ पे हो गया नदी की कितनी लंबाई है भैया, और यहाँ पे हो गया कहाँ से यह नदी उद्गमित होती है, यानी उद्गम कहाँ से होता है, और नदी का
मुहाना कहाँ पे है, किसी नदी में कहाँ पे मिल रही है, ठीक है। उद्गम हो गया, मुहाना हो गया, और यहाँ पर उस नदी पर कौन कौन से बांध या परियोजनाएं चल रही हैं, परियोजना बनाई गई हैं या फिर चल रही हैं, ठीक है। तो इन सभी फैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों की हम लोग बात करेंगे भैया। तो पहली नदी झेलम नदी, झेलम नदी, ठीक है। झेलम नदी की अगर लंबाई की अगर हम बात करें तो यह झेलम नदी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, केवल 730 या 728 के आसपास, ठीक है। 725 किलोमीटर जो है यह लंबी है। उद्गम कहाँ से होता है, तो यह लद्दाख के बेरीनाग, कहाँ से, बेरीनाग, बेरीनाग झील से, ठीक है, बेरीनाग, और यहीं पे शेषनाग भी है, ठीक है। तो बेरीनाग शेषनाग झील से, और यह कहाँ पे है, लद्दाख में है, कहाँ पे है, लद्दाख में है। तो यहाँ से उद्गमित होती है। अच्छा, मिलती कहाँ है, तो इनका मुहाना कहाँ है, तो मुहाना चिनाब नदी में है। मुहाना कहाँ, क्योंकि यह झेलम किस में मिलती है, चिनाब नदी में मिलती है। और चिनाब नदी में यह कहाँ पे मिलती है, पाकिस्तान में झांग, पाकिस्तान के झांग शहर में, ठीक है। पाकिस्तान है भाई ये, तो पाकिस्तान के झांग में मिल जाती है चिनाब नदी में। अच्छा, झेलम नदी पर अगर हम बात करें कौन कौन सी यहाँ पे है, तो एक तो है आपकी किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा, किशन गंगा सहायक नदी है, ध्यान में रखेंगे, किशन गंगा सहायक नदी है झेलम की। तो जहाँ पे किशन गंगा झेलम से मिलती है वहीं बांध बनाया गया है, इसीलिए इसको किशन गंगा बांध या किशन गंगा झील, ठीक है। अगर पूछा जाए कि किशन गंगा किस नदी पर बनाया गया, ऑप्शन में किशन गंगा नहीं है तो क्या लगाएंगे, झेलम लगाएंगे, ठीक है। जब किशन गंगा न रहे तब ऑप्शन में झेलम। तो किशन गंगा परियोजना, और कौन सी परियोजना, तो भैया तुलबुल परियोजना, काफ़ी पूछा जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तुलबुल परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना या बांध, ठीक है, परियोजना ही लिख देते हैं। तुलबुल परियोजना का मतलब यहाँ पे बांध बनाया गया है, ठीक है, परियोजना जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए दूसरा चलते हैं, अगला पॉइंट, झेलम के नीचे आ जाइए, चिनाब, चिनाब नदी। चिनाब नदी की अभी हमने लंबाई आपको बताया था 950 किलोमीटर या लगभग लंबाई है। कहाँ से निकलती है चिनाब नदी, तो यह हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा के पास से निकलती है, के पास से निकलती है। और यहाँ पे दो नदियाँ हैं, चंद्र और भागा, चंद्र और भागा, चंद्र और भागा दो नदियाँ हैं, और ये आगे चल कर के मिल जाते हैं तो चिनाब नाम से बोली जाती हैं, ठीक है। मुहाना कहाँ पे है, तो मुहाना इनका सतलज नदी में है, और यह सतलज जो नदी है यह भी झांग के पास में ही पड़ जाता है। झांग यानी पाकिस्तान, पाकिस्तान में झांग में किस में मिल जाती है, सतलज में, किस में मिल जाती है, तो सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज, ठीक है। तो या आप कह सकते हैं इसी के पास में थोड़ा सा ये आगे है, या आप कह सकते हैं त्रिमु नामक स्थान है, त्रिमु, त्रिमु कहते हैं या झांग भी कहते हैं, ठीक है झांग के पास में। तो त्रिमु नामक स्थान पाकिस्तान में सतलज नदी में मिल जाती हैं। वहीं अगर झेलम की, झेलम नहीं, क्या है, चिनाब, चिनाब की अगर हम बात करें, इस पर कौन कौन सी जो है परियोजना चल रही है, कौन कौन सी परियोजनाएं इस पर बनी हैं, तो इस पर आपकी रतले पन बिजली परियोजना या रतले परियोजना, रतले बांध या परियोजना, सलाल डैम परियोजना, सलाल डैम, डैम मतलब बांध परियोजना, ठीक है। इसके अलावा दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना, इसके अलावा बगलिहार,
लिहार परियोजना। ठीक है, तो ये सभी परियोजनाएं किस पर है? सलार डैम, रतले, और एक और है उरी, उरी परियोजना। उरी परियोजना भी किस पर है? तो यह इसी पर है, आपके चिनाब नदी पर। चले तीसरा पॉइंट बात कर लेते हैं। तीसरा, अब चिनाब के नीचे आ जाओ, रावी नदी। रावी नदी, तो रावी नदी की अगर लंबाई की अगर हम बात करें तो यह ज़्यादा लंबी नहीं है, यह लगभग लगभग 700, यानी इसी के बराबर है झेलम के। तो 720 किलोमीटर लगभग 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 लंबी है। और उद्गम कहाँ से होती है? तो यह रोहतांग दर्रे के पास से, तो रोहतांग दर्रे के पास से होती है यह। और रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, यानी ये अपने भारत से ही निकलती है। ठीक है, और यह कहाँ, रावी नदी कहाँ मिलती है? तो रावी नदी यह मिल जाती है चिनाब में। और यह भी कहाँ पे? तो यह भी लगभग लगभग आपके त्रिमु नामक स्थान पे, यानी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है, और किस में मिल जाती है? तो यह मिल जाती है चिनाब में, चिनाब में। ठीक, चिनाब में मिल जाती है। अच्छा, अब इस रावी नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो एक तो बहुत पूछा जाता है थीन बांध, थीन बांध या थीन परियोजना काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। और एक जो है चेमेरा, चेमेरा परियोजना, यह भी किस पर है? यह भी आपके रावी नदी पर है। चलिए चौथा पॉइंट लिख लेते हैं फटाक से, व्यास नदी। व्यास नदी, भैया व्यास नदी की ज़्यादातर लंबाई नहीं है, यह लगभग लगभग 400 किलोमीटर। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा लंबी नदी नहीं है। ठीक है, व्यास जो है यह 400 के आसपास है। चलिए फिलहाल देख लीजिएगा, इसको चेक करेंगे। 470 किलोमीटर, ठीक है 470 ही है, 470। और निकलती कहाँ से है? यह भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा मतलब हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है, अच्छा यह कहाँ पे मिलती है भैया? तो यह जो व्यास नदी है यह अपने भारत के जो पंजाब है, पंजाब का फिरोजपुर ज़िला है। फिरोजपुर कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, तो फिरोजपुर के हरिके, हरिके जगह का नाम है। हरिके स्थान पर, हरिके स्थान पर, ठीक है, स्थान पर किससे मिल जाती है? सतलज से। तो ये सतलज की सहायक नदी है कौन? व्यास नदी। चले अब इस पर कौन कौन से जो है व्यास नदी पर बांध बनाए गए हैं? तो पूंग, एक तो यही हो गया पूंग बांध, पूंग बांध बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा देहर बांध बनाया गया है। देहर बांध किस पर बनाया गया? इसी पे बनाया गया है। इसके अलावा महाराणा प्रताप सागर भी, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हरिके बांध इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हरिके बांध बनाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और बचा व्यास के अलावा, सतलज नदी, वो मैं अगले पॉइंट पर लिख रहा हूँ, तो सभी लोग अगले पॉइंट पर लिखेंगे। सतलज नदी, पांचवी नदी सतलज। सतलज नदी, ठीक है, लंबाई 1450 किलोमीटर। ठीक है, और कहाँ से निकलती है? तो यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में है, राकस ताल। क्या है? राकस ताल। तो मानसरोवर झील के पास तिब्बत के राकस ताल से निकलती है, से निकलती है। अच्छा, भारत में इसका प्रवेश कहाँ होता है? काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखेंगे। भारत में सतलज नदी का प्रवेश, सतलज नदी का प्रवेश सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा के पास से होता है, के पास से होता है।
के पास से होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, मुहाना कहाँ है? तो मुहाना भैया यह मीठान कोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में मीठान कोट नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। अच्छा, इस पर कौन कौन से जो है डैम बनाया गया? तो एक तो प्रमुख डैम है भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर बनी है भैया? इसी नदी पर। काफ़ी बार जो है यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाखड़ा नांगल बांध बना है। इसके अलावा कोल बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? कोल बांध, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक नाथपा झाकरी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नाथपा झाकरी परियोजना भी किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, तो कोल बांध परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, यह सब किस नदी पर है? इसी नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखने। तो हमने यहाँ पे आपको बांध भी बता दिया, यह भी बता दिया, दोआब क्षेत्र बता दिया, प्राचीन नाम बता दिया, और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र वह भी बृहद नदी है, क्योंकि उसमें समय लगता है, तो सारा स्ट्रक्चर बनाने में उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले टॉपिक में हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र, फिर अगले टॉपिक में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ थोड़ा जल्दी हो जाती है, लेकिन गंगा का अपवाह क्षेत्र चूँकि सबसे बड़ा है, इसलिए गंगा के अपवाह क्षेत्र में काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से उसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। ठीक है, तब तक आप सभी साथी स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।